बाजार में नकली दवाओं का बढ़ा खतरा, डॉक्टरों ने दी सावधान रहने की सलाह। सस्ती दवाओं की बजाय जेनरिक मेडिसिन को दे प्राथमिकता। अभी तक नहीं मिली सभी क्लासेस की किताबें, एनसीईआरटी की प्रिंटिंग में देरी बनी बड़ी वजह। दुकानदारों ने कहा किताबों की कमी से काम पर पड़ रहा असर। शहादरा पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 बाइक, नगद और औजार हुए बरामद। फरार आरोपी शहजाद की तलाश जारी। डिजिटल कोर्ट के राउस एवेन्यू कोर्ट में शिफ्ट होने पर वकील नाराज, बोले ककड़ुमा में ही रहे चेक बाउंस से संबंधित केस। बार एसोसिएशन की चीफ जस्टिस से मुलाकात की तैयारी। गाजीपुर मंडी में बकरी ईद की रौनक। ईद से पहले ही मंडी में उमड़ी भारी भीड़। 46 इंच ऊंचा शेर खान बना मंडी का स्टार। तोतापुरी नस्ल के बकरों की सबसे ज्यादा है डिमांड। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की नकली और अवैध दवाइयों का धंधा पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोमवार रात 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर इस रैकेट का पर्दाफाश किया, जिनमें मंडावली के नीरज कुमार, अनिल कुमार, बुध विहार के धनेश शर्मा, सोनीपत के धीरज कुमार, अशोकनगर के रोहित भाटी और जगतपुरी की ज्योति ग्रोवर शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में कैंसर की अवैध दवाइयां और इंजेक्शन बरामद किए हैं, जिन्हें ड्रग विभाग ने नकली घोषित किया है। पूर्वी दिल्ली में जब इस विषय पर डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर विक्रेताओं से बात की गई तो उन्होंने इस घटना को बेहद चिंताजनक बताया। एक स्थानीय मेडिकल स्टोर विक्रेता ने कहा कि नकली दवाइयों का जाल बाजार में फैलता जा रहा है। लोगों को हमेशा जीएसटी बिल के साथ ही दवाएं लेनी चाहिए ताकि असली और नकली में फर्क किया जा सके। नकली दवाइयां न सिर्फ इलाज को बेअसर बनाती हैं बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। डॉक्टर कुमार गांधी ने कहा कि ये एक गंभीर अपराध है। आजकल कुछ लोग सस्ती दवाओं और ज़्यादा मुनाफे के लालच में कैंसर ही नहीं बल्कि और बीमारियों की भी नकली दवाइयां बेचने लगे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सस्ती दवाइयों के झांसे में ना आए। अगर ज़रूरत है तो जेनरिक दवाइयों का ही विकल्प चुनें। देखिए, आपने जो कहा नकली दवाई कैंसर की, ये तो एक आपका भांडा फूटा है कि जहाँ पे कैंसर की दवाई। हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, हमें ये पता होता है कि बहुत सारी चीज़ों में नकली दवाइयाँ आती है। जो दवाई थोड़ी सी महंगी होती है मार्केट में, उसकी नकली दवाइयाँ कम रेट पे निकाली जाती है ताकि उसमें मुनाफा हो सके, जिसके अंदर हम केमिस्ट को तो पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं समझते हैं, क्योंकि बहुत बार बैच नंबर वगैरह भी सेम लिया जाता है, जिसकी वजह से आपको लगने लगता है कि ये दवाई एक्चुअली में असली है। तो ये दवाई के बारे में जब तक उसकी केमिकल एनालिसिस नहीं होती आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, और ये डेफिनेटली घातक है। जिस तरह से नकली डॉक्टर घातक है उस तरह से नकली दवाई भी घातक है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ, अगर डॉक्टर ने पूरा परामर्श सही कर दिया, डायग्नोसिस बिल्कुल सही बना दी, लेकिन अगर उसको इलाज ठीक से नहीं मिला तो डेफिनेटली उसके जो प्रभाव होने चाहिए, जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आने चाहिए वो नहीं आएंगे, जिसकी वजह से ब्लेम आएगा फिर से डॉक्टर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की भी एक जिम्मेदारी है। मैं यहाँ तक मानता हूँ कि हमें ये हमेशा समझाना चाहिए पेशेंट को कि बहुत सारे लोग भगीरथ पैलेस से जाके कि जी हम सस्ते में दवाई ले आते हैं। अब ये सस्ते के चक्कर में कहीं आप फंस ना जाओ। इससे बेहतर तो होता है कि जो जन औषधि केंद्र है वहाँ से ले लीजिए। कम से कम वहाँ नकली दवाई नहीं मिलेगी, आपको सस्ते में भी मिलेगी। जैसे कि चैरिटेबल हॉस्पिटल्स बन गया, चैरिटेबल आपके इन्वेस्टिगेशंस जांचें जहाँ होती है वो बन गई है, आप वहाँ से करा लीजिए। पैसे बचाने के चक्कर में किसी फर्जी जगह से काम मत करिए। पैसा महत्वपूर्ण है लेकिन आपकी अपनी जान से ज़्यादा नहीं। देखो जी, सबसे पहले बात यह है कि मेडिकल स्टोर पे बिलिंग जो है वो होनी चाहिए। जो भी कस्टमर आए वो अपना बिल मांगे दवाइयों का। तो ये नकली दवाइयाँ अपने आप ही स्टोर से अगर कुछ कर रहे हैं तो गलत हो ही रहा है, पर क्योंकि जो पेशेंट है उसको ये कहना चाहिए कि मेरे वो आपने दवाई दी तो मुझे इसका बिल चाहिए। अगर बिल मिलेगा तो वो नकली होने का कोई सवाल ही नहीं है।
बिल मिलेगा तो दवाई जेन्युइन मिलेगी और उसको भी पता रहेगा कि हाँ मैंने सही जगह से और सही दवाई खरीदी है। अगर बिल नहीं मिलता है तो भैया ऐसा है, फिर उसका कुछ उसके लिए क्या कह सकते हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते दवाई के लिए। तो ये जागरूक होना कस्टमर को बहुत ज़रूरी है कि आप दवाई लीजिए, आपकी दवाई का बिल आप उससे मांगिए। स्कूलों में नया सत्र को शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई क्लासेस के छात्रों को पूरी किताबें नहीं मिल पाई हैं। इससे न सिर्फ छात्र और पेरेंट्स परेशान हैं, बल्कि किताब बेचने वाले दुकानदारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि नया सिलेबस लागू हो गया है, लेकिन NCERT की तरफ से अभी तक सभी क्लासेस की किताबों की प्रिंटिंग पूरी नहीं हुई है। इसी कारण से किताबें दुकानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। दुकानदारों ने बताया कि छात्र रोजाना दुकानों पर आकर किताबों के बारे में पूछते हैं, लेकिन उनके पास देने को किताबें नहीं है। वहीं दुकानदार ने बताया कि किताबों की कमी की वजह से काम पर काफी असर पड़ रहा है। मैडम ये तो रीजन तो क्या बता सकते हैं, जो छापता है वो बता सकता है, लेकिन कम आ रहा है ये पीछे से जो उसमें मार्जिन ज़्यादा मिलता है। नकली किताब बेचने में मार्जिन ज़्यादा मिलता है ये दुकानदार को। किन किताबें, जो कौन सी क्लास की किताबें ज़्यादा है? सभी की आती है नकली, तो बाजार में तो हर चीज़ मिलती है। अगर आपके सामने भी रख दी जाएगी तो आप भी नहीं पहचान पाओगे नकली है। चलिए अभी जैसे बात में तो कौन कौन सी क्लास की किताबें पूरी तरीके से नहीं आई हैं? चौथी पाँचवीं सातवीं की कुछ आ गई, कुछ आनी है। कुछ आ चुकी है। कितनी किताबें आ चुकी है? 4 एक 5 तो किताब आ चुकी हैं, बाकी की बची हुई आनी है। लेकिन अभी वो बस ये है कि गवर्नमेंट ने अभी पूरी तरह से स्टॉक नहीं दिया, मतलब हाँ किताबों में दिक्कत हो रही है। बाजार में किताबें शॉर्ट हैं, लेकिन आ चुकी हैं। वो बड़े बड़े होलसेलर दबा के बैठे हैं सिर्फ। ऑनलाइन 8th की इंग्लिश आई है और कोई नहीं आई। 8th क्लास में बाकी क्लासेस के लिए बाकी की आ गई। 6 का पूरा आ गया, 7th का भी पूरा आ गया ना। हाँ बाकी सब 7th आ गया, 4th आ गया, 5th और 8th रह रही है। 5th और 8th तो मतलब कब तक उम्मीद करी जा रही है कि मतलब मिल जाएगी? देखो जी, इस महीने के अंदर आ जानी चाहिए। डिमांड अभी नहीं है इतनी, पर अब स्कूल खुलेंगे तो होगी 15-20 तारीख के बाद। नकली बेचने वाला फंसेगा। नकली 65 रुपये में क्या नकली छापेगा इतनी मोटी किताब। काफी सुनने में आ रहा है कि नकली किताबें 9th 10th की आई थी। जब किताब नहीं होगी तो सारा असर ही बढ़ेगा, जब माल ही नहीं होगा तो बिकेगा क्या। इस टाइम बच्चे आ रहे हैं पूछने के लिए बुक्स के लिए। अभी सेंट्रल स्कूल में लगी है ना 8th की नई वाली किताबें जो हैं, अभी किताबें पूछने तो आ ही रहे हैं बच्चे। 5th क्लास के भी कोई नई बुक नहीं आई है और 8th क्लास के भी नहीं आई है। अभी ओल्ड वाली है वो सारा। अभी 8वीं की एक किताब आई है इंग्लिश की पूर्वी। अब देखो जुलाई तक क्या बता आ जाए किताब। नया ऐड हुआ है। हाँ नई बुक आई है, नाम ही चेंज हो गया उसका। तो 5th क्लास की जो बुक्स सभी नया नहीं, अभी कोई भी नहीं आई है। अभी आएंगी वो सारी नई किताब। तो कब तक आएगी? क्योंकि स्कूल तो खुल जाएंगे जुलाई। अब देखो जुलाई में आती हैं, जुलाई तक आ जाएँ किताबें। रीज़न तो ये है NCERT में अब छपी नहीं है किताब। नई एडिशन जो आना है, पुरानी उन लोगों पे है ही नहीं स्टॉक के अंदर। शाहदरा जिला पुलिस ने 31 मई की रात दिल्ली में हुई लूटपाट की घटनाओं के बाद 3 लुटेरों शारिक, शब्बीर और सौरभ को पकड़ लिया है। ये लोग रात के समय स्पोर्ट्स बाइक पर घूमकर लोगों को बंदूक दिखाकर लूटते थे। पुलिस को जगतपुरी और गीता कॉलोनी इलाके में लूट की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद एक टीम बनाई गई और CCTV फुटेज, पूछताछ और मुखबिरों की मदद से इन अपराधियों को ढूंढ निकाला गया। पूछताछ में इन लोगों ने माना कि वे चोरी की बाइक दरियागंज में छिपा देते थे और ऑटो से वापस घर लौटते थे ताकि पकड़ में न आए। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, एक नकली पिस्टल, एक कारतूस, 2 मोबाइल फोन, 6400 नगद, एक चाकू, ताले खोलने के औजार और 2 बाइक बरामद की हैं। तीनों आरोपी पहले भी कई बार चोरी, झपटमारी और लूट के मामलों में जेल जा चुके हैं। इनसे जुड़े कुल 5 केसों का पता चला है। इनका एक साथी शहजाद अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। एक रॉबरी की कॉल मिली थी। ये हमको मिली थी 31/5/25 को करीब 12:30 बजे सुबह के टाइम में, यानी कि इंटरविनिंग नाइट 30 तारीख और 31 तारीख की इंटरविनिंग नाइट को हमको ये कॉल मिली थी रॉबरी की। इसमें इस कॉल के अंदर ये था कि 4 व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यक्ति को रोककर उससे 18,000 रुपये और उसका मोबाइल छीन लिया है। और उसके तुरंत बाद हमको एक कॉल और मिलती है जहां पर यही लोग एक दूसरे इंसिडेंट को अंजाम देते हैं थाना गीता कॉलोनी के अंदर। वहां पर ये एक मोबाइल छीन लेते हैं एक व्यक्ति के साथ। तुरंत हमारी टीम्स को हम एक्टिवेट करते हैं और जांच में लग जाते हैं। जांच में लगने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि इन लोग
सेम लोगों ने पीछे भी एक इंसिडेंट कर रखा है। वो प्रीत विहार इलाके के अंदर था, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहाँ पर इन्होंने एक व्यक्ति से रोककर उसका मोबाइल और उससे 50,000 रुपये छीने थे। जब हमने और इसकी जांच करी तो हमको ये पता चला कि इसमें एक मोटरसाइकिल जो यूज़ हुई है वो चोरी की मोटरसाइकिल है, और वो मोटरसाइकिल लाजपत नगर से चोरी हुई थी 29 मई को। इसमें फिर हमने और जांच करी तो हमारी टेक्निकल एनालिसिस से और हमारी टीम्स ने मुस्तैदी दिखाते हुए बिना टाइम वेस्ट किए इन लोगों को विदिन 24 घंटे पकड़ लिया। इनको पकड़ने के बाद इनसे हम लोगों ने 2 मोटरसाइकिल रिकवर करी हैं। वो दोनों मोटरसाइकिल चोरी की हैं, एक जो लाजपत नगर से चोरी हुई थी और एक यहाँ कृष्णा नगर एरिया से चोरी थी। इनसे हम लोगों को एक देसी कट्टा कंट्री मेड पिस्टल मिली है, उसके साथ एक लाइव राउंड मिला है। एक इनके पास हमको फेक पिस्टल मिली है, वो जो लाइटर जैसी पिस्टल होती है, देखने में वो असली लगती है, वो फेक एक पिस्टल मिली है। पूर्वी दिल्ली के ककड़ुमा कोर्ट में चल रही डिजिटल कोर्ट को अब राउज एवेन्यू कोर्ट में शिफ्ट किया गया है। इसी को लेकर शाहदरा बार एसोसिएशन के सचिव नरवीर अब्बास ने कहा कि इस विषय पर हमारी बैठक चल रही है कि धारा 138 से जुड़े सभी केस ककड़ुमा कोर्ट में ही रहें। इसी मुद्दे को लेकर कल हमारी चीफ जस्टिस से भी मीटिंग होगी। वकीलों का कहना है कि अगर ये केस राउज एवेन्यू कोर्ट में चले गए तो काफ़ी समस्याएं होंगी। देखिए, 2 नोटिफिकेशन है। एक तो ये है कि दिल्ली की सारी डिजिटल कोर्ट जो कि 34 है नंबर, उन सबको एज ऑफ नाउ उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को एक जगह प्रोवाइड की गई है 7th फ्लोर पे राउज एवेन्यू में, जिनकी सिटिंग वहाँ पर शिफ्ट कर दी गई। दूसरी नोटिफिकेशन ये है कि सारा स्टाफ उन डिजिटल कोर्ट्स का अपने रिस्पेक्टिव कोर्ट्स में ही है, अपने रिस्पेक्टिव कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के डीजे के अंडर आ रहे हैं। सारी फाइल्स ओरिजिनल यहीं पर है और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारी फाइलिंग, इंस्पेक्शन, एविडेंस सारी इसी कोर्ट, उनकी रिस्पेक्टिव कोर्ट्स में रहेगी। जैसे कि कड़कड़ुमा में 3 डिजिटल कोर्ट थी, बेशक प्रिसाइडिंग ऑफिसर तीनों वहाँ बैठ रहे हैं, बट तीनों की सारी फाइल्स, सारी प्रोसीडिंग्स यहाँ हो रही है। अभी तक हमारे को कोई भी ऐसी कंप्लेंट ये नहीं मिली है कि किसी भी क्लाइंट को या वकील को इन पर्सन राउज एवेन्यू बुलाया गया। हम ये भी डिमांड करेंगे, देखिए यहाँ से अगर एक भी दिन यहाँ पर कोई फाइल मूव होती है, फाइल जाती है, तो उसकी एजुटेशन करेंगे, हड़ताल करेंगे। बिल्कुल उसको कोऑर्डिनेशन कमेटी कलेक्टिवली उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी, इनिशिएट करेगी, एजुटेशन इनिशिएट करेगी। एक एस्पेक्ट। दूसरा, ऐसा नहीं है कि हम एप्रीहेंशन जो जनरल पब्लिक की, जनरल लॉयर्स की है, वो ये भी है कि अभी तो सिर्फ जजेस को भेजा, फाइल भी आने वाले टाइम में जाएंगी। हमारी भी एप्रीहेंशन बिल्कुल ये है और लोगों की बनती भी है। तो हम तो ये इंश्योर करेंगे कि जिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को वहाँ भेजा गया है उनको भी वापस इसी कोर्ट में बुलाएं, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल था। 3 कोर्ट्स यहाँ पर फुली अच्छी तरह से फंक्शन कर रही थी। तो हमारी अगली डिमांड होने ये जा रही है कि हम ये डिमांड करेंगे कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को भी वहाँ भेजा गया उनको भी वापस कड़कड़ुमा कोर्ट में। डोर स्टेप है क्या ये? सारी दिल्ली का तुम उठा के और एक ही कोर्ट में शिफ्ट करते रहे हो और तुम कह रहे हो कि जजेस वहाँ बैठेंगे और बाकी सारे काम रिस्पेक्टिव कोर्ट से होंगे। कैसे पॉसिबल है? यहाँ हम अहमद को और रीडर को जज माने? माइक की कनेक्टिविटी नहीं होती, सर्टिफाइड अप्लाई करनी है, वहाँ से अलाउ करा के लाओ, यहाँ से कॉपियाँ लो। तो ये समस्या इन फ्यूचर विकराल रूप लेगी, क्योंकि ये धीरे धीरे ये कह लो कि एक एक्सपेरिमेंट करा है इन्होंने कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। कि अगर हम अभी कोटे शिफ्ट करते हैं और ये बताते हैं कि आपकी कोटे सिर्फ शिफ्ट करी गई हैं, आप काम अपनी वहीं से करोगे, जो कि एक बिल्कुल ही बेहुदा सा डिसीजन है और कहने में भी बड़ा बेहुदा सा लगता है कि कोर्ट वहाँ शिफ्ट कर दिए, काम आप यहीं से करोगे। अगर मुझे सर्टिफाइड अप्लाई करनी है तो मैं जज साहब से तो अलाउ करा के लाऊंगा। अगर मुझे इंस्पेक्शन करना है तो मैं जज साहब से तो अलाउ करा के लाऊंगा। अब मैं अलाउ कराने राउज एवेन्यू जाऊंगा, फाइल मेरी यहाँ रखी हुई है और फिर यहाँ वापसी आऊँगा, यहाँ आके इंस्पेक्शन करूँगा। एक इंस्पेक्शन करने में, एक सर्टिफाइड अप्लाई करने में पूरा दिन निकल जाएगा अगर इसे ऐसे भी देखे कि कोर्ट वहाँ पे चलेंगी और बाकी सब कुछ यहाँ होगा। क्या पॉइंट ऑफ व्यू, इसको किस तरीके? वकीलों में रोष है, वकील कह रहे हैं उनका काम ख़त्म हो रहा है। पर देखो, मैंने पहले भी बहुत बार कहा, पहले भी बहुत बार इंटरव्यू ले चुके हैं, मैंने पहले भी कहा कि जो लोग सिर्फ वकालत पे डिपेंड करते हैं उन लोगों के पास टाइम नहीं है। इसी वजह से वो लीडर बनाते हैं अपने लिए कि जब हमें समय ना हो और हम अपने कामों में व्यस्त रहें तो हमारे लिए कोई आदमी लड़ सके। पर यहाँ स्थिति ऐसी आ गई है कि हमारे लीडर लड़ने से बच रहे हैं, बल्कि आश्वासन दे रहे हैं कि कोर्टें वापस आ जाएंगी। कब आ जाएंगी? राजधानी समेत देश भर में 7 जून को मनाई जाने वाली बकरीद को लेकर तैयारियां जोरों पर है। खासकर कुर्बानी के लिए बकरों की खरीदारी शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी बकरा मंडियों में से एक गाजीपुर बकरा मंडी में रौनक देखते ही बन रही है।
लोग अलग अलग नस्लों के बकरे खरीदने पहुंच रहे हैं और मंडी 24 घंटे खुली हुई है। इस बार गाजीपुर मंडी का सबसे चर्चित बकरा बना है शेर खान, जिसकी ऊंचाई है 46 इंच और वजन लगभग 160 किलो है। शेर खान के मालिक ने इसकी कीमत 1.25 लाख रुपए तक की है। खास बात यह है कि शेर खान राजस्थान के कुचली क्षेत्र का है और इसकी नस्ल का नाम गुजरी है। इसकी डाइट भी बेहद खास है। किशमिश, काजू, बादाम और ड्राई फ्रूट से इसे रोजाना खिलाए जाते हैं। मालिक को उम्मीद है कि इस खास देखभाल और लंबे शरीर की वजह से शेर खान की कीमत इससे भी अधिक मिल सकती है। मंडी प्रधान गुलफाम टोपी वाले ने बताया कि गाजीपुर मंडी में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से बकरे लाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड में मेवात के तोतापुरी नस्ल के बकरे हैं, जिनकी कीमत 50,000 से लेकर 5 से 10 लाख रुपए तक जा सकती है। वहीं मंडी में मौजूद व्यापारियों और ग्राहकों ने बताया कि ईद में अभी 3 दिन बाकी हैं, लेकिन भीड़ अभी से ज़बरदस्त है। लोग अपने बजट और पसंद के हिसाब से बकरे खरीदने आ रहे हैं। 7 जून को ईद बनाने के लिए जो लोग आ रहे हैं, यहाँ पर बकरा खरीदने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पूर्वी दिल्ली की बकरा मार्केट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बकरा जो है राजस्थान की नस्ल है और इसके बारे में जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम इरशाद कुरैशी है। ये कौन सी नस्ल है और कहाँ से है? ये गुजरी नस्ल है सर। कौन सी? गुजरी। अच्छा, और कहाँ से है? ये राजस्थान का है। राजस्थान का कुचामन जिले का है। इसकी कीमत कितनी है? 1.25 लाख रुपए। 1.25 लाख रुपए। किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको कि क्या इसको खिलाते हैं जो इस तरीके से यहाँ पर? सर इसकी डाइट है, डाइट टाइम टेबल के हिसाब से डाइट देते हैं बकरे को। इसको खरीदने के लिए कितने लोग आ रहे हैं? बहुत लोग आ रहे हैं साहब, बहुत लोग आ रहे हैं। इसके बता नहीं सकते, लग रहे हैं बोली इसके भी बहुत बोली लग रही है इसकी। कहाँ से लोग आ रहे हैं? अलग अलग जगह से आ रहे हैं। मंडी के अंदर अलग अलग जगह से बकरे को खरीदने के लिए आ रहे हैं। बकरे आप देखो कितना क्राउड है, बकरे के लिए बहुत क्राउड है। ये ऑलमोस्ट दिल्ली NCR को कवर करती है और जो यहाँ क्राउड आ रहा है बहुत साफ़ सुथरा और बड़ा अच्छा क्राउड आ रहा है और बहुत ही शांतिपूर्ण जो है काम चल रहा है। बाकी इस तरह का कोई मारा मारी है इस तरह की वो है नहीं। देखिए प्राइस के बारे में तो कह नहीं सकते। प्राइस तो लेके जो है 50,000 से 5 लाख तक 10 लाख तक हो जाती है, लेकिन जो बकरे की क्वालिटी और उसकी है तो वो आम तौर से तोतापुरी करके एक मेवात का बकरा होता है, तो वो क्वालिटी वाइज भी अच्छा होता है और थोड़ा उसका खूबसूरती भी जो है, फेस जो है उसका फेस कट्स अच्छे होते हैं। जनरली तो राजस्थान से, यूपी से और हरियाणा से जो बकरा ईद का जो माल आता है। वैसे ये मंडी जो है इस वक्त सबसे बड़ी मंडी है, क्योंकि ये हफ्ते में 6 दिन लगती है और जो बड़ी मंडियाँ हैं जो बॉम्बे वगैरह में वो हफ्ते में 2 ही दिन लगती हैं। उस लिहाज से हमारी जो मंडी है इस वक्त सबसे बड़ी मंडी है ये। यहाँ तकरीबन देखिए ज़्यादातर जो माल आता है राजस्थान, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश यहाँ से आता है। ईद को लेकर ग्राहकों में कैसा जोश दिखाई दे रहा है? बहुत ज़्यादा जोश है और पिछले 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा ग्राहक है, बहुत ज़्यादा जोश है। ख़रीदारी अच्छी हो रही है। थोड़ा सा अजब प्राइस भी थोड़ी इस वक्त बढ़ी हुई है। अच्छा, प्राइस भी डिपेंड करती है सप्लाई पर। अच्छा खासा हो जाएगा और ज़्यादा होगा बल्कि, क्योंकि लोग ज़्यादातर 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही ख़रीदारी करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में बकरा रखने की जगह तो है नहीं, इंसानों की जगह कम पड़ रही हैं, तो कहाँ रखेंगे, इसलिए वो 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही ख़रीदते हैं। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में लोग सड़क किनारे और फुटपाथ पर कबूतरों को दाना पानी डालते हैं, लेकिन इससे इन जगहों पर बड़ी संख्या में कबूतर इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे गंदगी फैलती है। अब एनजीटी ने इस मामले में चिंता जताई है। उनका कहना है कि कबूतरों के मल से सिर्फ गंदगी ही नहीं होती, बल्कि जब वह सूखता है तो उसके बारीक कण हवा में घुल जाते हैं। इससे न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है, बल्कि लोगों को सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। एनजीटी ने साफ किया है कि जल्द ही इन कबूतरों को इन इलाकों से हटाया जाएगा। इस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि एमसीडी को इस मामले में जल्द ही कदम उठाने चाहिए। उनका सुझाव है कि इस कबूतरों के लिए कोई निश्चित जगह तय की जाए जहां उन्हें दाना पानी दिया जा सके। इससे न केवल सफाई बनी रहेगी, बल्कि हादसों से भी बचाव होगा, क्योंकि कई बार कबूतर गाड़ियों के बीच उड़ते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसके अंदर जो ऊपर से बीट करते हैं ना, उसकी मैंने सुना है गंदगी होती है,
बाकी तो इसमें डस्ट वाला कोई काम नहीं है। हाँ, वो लोग गलत है, जो हम लोग दाना डालते हैं ये तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो जो कबूतर देखो ना कितने सारे हैं, हज़ारों कबूतर हैं यहाँ पर, इनका क्या होगा फिर? या तो इनका भी कोई सोच के गवर्नमेंट को जो अच्छा लगे, कोई एतराज़ नहीं है भाई। पक्षियों का दाना एक पुण्य वाला ही काम है, और क्या है, और तो ऐसी कोई विशेष बात तो है नहीं। सुना तो यही है जो बीड्स होती हैं उससे बीमारी बढ़ती है, तो बाकी तो इससे क्या बीमारी होनी है? नहीं, कबूतर को क्यों हटाना है? आदमी गंदगी कर रहा है तो क्या आदमी को हटा रहे हैं क्या? ये तो दिक्कत तो होती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, थोड़ा सा गंदगी है तो। गीला मूंग डाल रहे हैं, और यहाँ 30 से 40% जो कबूतर हैं उनको लकवे की बीमारी है। इस गंदे चारे को खाने से उनकी आंखें ज़्यादा खराब है, क्योंकि मैं महीने में एक बार पक्षियों का डॉक्टर बुला के चेकअप करवाता हूँ। कबूतरों को दाना खिलाने और उन्हें पानी देने के लिए लोग जगह जगह पे वो दाना रख जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर गंदगी होती है। साथ ही साथ लोग अपने घरों का खाना बचा हुआ लाकर भी यहीं पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियाँ इन कबूतरों को तो लगती हैं। साथ ही साथ जिस तरह से ये लोग जगह जगह गंदगी फैलाते हैं, उससे भी एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा बदबू फैलती है। आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर जो जगह है क्रॉस रिवर मॉल के ठीक सामने, यहाँ 2 जगहों पर जो है आप देख सकते हैं कबूतरों के लिए दाना रखा जाता है, साथ ही पानी भी रखा जाता है। दोनों जगह पे काफ़ी संख्या में कबूतर मौजूद रहते हैं, लेकिन जिस जगह पे कबूतर है वहाँ गंदगी भी काफ़ी रहती है। आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों से ला के बचा हुआ खाना, कचरा, सब्जियां वगैरह सब ला के यहाँ पे फेंक रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं गंदगी फैला रही है। एनजीटी ने इन पर रोक लगाने की जो बात कही है उस पर कितनी जल्दी काम होगा, और इससे जो कहीं ना कहीं पशु पक्षी प्रेमी हैं उनकी जो भावनाएं हैं कितनी आहत होंगी, ये देखने वाली बात ज़रूर है। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ सौम्या शर्मा, CCM। MLC यानी मेडिको लीगल केस की रिपोर्टिंग में मामूली सी लापरवाही डॉक्टरों को कोर्ट के चक्कर कटवा रही है। एम्स दिल्ली के फॉरेंसिक विभाग की ओर से किए गए एक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि ट्रॉमा सेंटर में दर्ज मामलों की करीब 80% रिपोर्टों में चोट का आकार या माप दर्ज ही नहीं किया गया, जबकि 14% मामलों में चोटों का विवरण या तो अधूरा था या गलत। अध्ययन में एम्स की ट्रॉमा यूनिट में दर्ज 400 मेडिको लीगल रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इमरजेंसी डॉक्टर मरीज की जान बचाने में तो जुट जाते हैं, लेकिन MLC भरते समय ज़रूरी कानूनी पहलुओं की अनदेखी कर बैठते हैं। इसे लेकर हमने IMA के डॉक्टर से बात की तो उनका कहना था कि डॉक्टर का पहला काम होता है मरीज की जान बचाना, लेकिन इसी वजह से कई बार डॉक्टर MLC का फॉर्म ठीक से नहीं भर पाते। उन्होंने कहा कि आजकल के नए डॉक्टरों को MLC फॉर्म भरने की पूरी जानकारी नहीं होती, क्योंकि उन्हें पढ़ाई के दौरान इसे सही तरीके से सिखाया नहीं जाता। इसी वजह से कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, जो बाद में डॉक्टर और मरीज दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। ऐसे मामलों में कई बार डॉक्टरों को कोर्ट में जाकर सफाई देनी पड़ती है। डॉक्टरों का कहना है कि MLC फॉर्म भरना डॉक्टरों को पढ़ाई के समय ही सिखाया जाना चाहिए, ताकि ऐसी गलती ना हो और कानूनी परेशानियां ना बढ़ें। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि कोर्ट को डॉक्टरों को बार बार ना बुलाकर एक ही बार में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, ताकि उनका समय भी बचे और मरीजों का इलाज भी ठीक तरीके से हो सके। इंजरीज जो होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है ग्रीवियस इंजरी और एक होती है नॉर्मल ऑर्डिनरी इंजरी। सो जब हम MLC बनाते हैं, MLC में हमें इंजरी क्या हुई है, उसका चोट का प्रकार, रंग, क्या साइज़ है, कहाँ हुई है, उससे क्या परेशानी पेशेंट को हो सकती है, ये मेंशन करना फॉर्म में ज़रूरी है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई गंभीर स्थिति में पेशेंट आता है तो डॉक्टर का सबसे पहला जो दायित्व है, जो फ़र्ज़ है, वो है उसकी जान बचाना, उसको ठीक करना। डॉक्टर उसमें जुट जाता है। जब डॉक्टर उसमें जुट जाता है तो वो एक बेसिक जो लिखना है फॉर्म के अंदर, एक एक चीज़ जो भरनी है वो भरना भूल जाता है या उसको गलत भर देता है। फॉर एग्जांपल सिर्फ लिख देता है माथे पे चोट लगी। मेरा सुझाव ये कहता है कि जो नए डॉक्टर्स हैं उनको ये भरने की आदत नहीं है। एक दूसरा, किस प्रकार भरना है ये आता नहीं है। मेरा ये सुझाव रहेगा कि हम जो कोर्स करते हैं उसके अंदर हर 6 महीने पे एक छोटा ट्रेनिंग पीरियड होना चाहिए, जिसके अंदर ये अनिवार्य फॉर्म्स हमें भरने अच्छे से सिखाने चाहिए नए बच्चों को। हर्ष विहार पुलिस ने एक हत्या के प्रयास के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 3 किशोर अपराधियों को हिरासत में लिया है। सागर नाम के युवक पर टावर वाली गली सबोली खड्डा में चाकू से हमला किया गया था। पीड़ित ने अस्पताल में दिए बयान में आरोप लगाया कि बिट्टू, सोहेल और सुल्तान ने उस पर हमला किया। पुलिस ने जांच शुरू कर सुल्तान को पहले गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर बिट्टू और सोहेल सहित 3 नाबालिगों को पकड़ा।
जांच में सामने आया कि एक नाबालिग आरोपी सागर के दोस्त की बहन को परेशान करता था, जिसे सागर ने समझाया था। इसी बात से नाराज होकर हमलावरों ने उस पर हमला किया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है और मामले की जांच जारी है। पानी के पुराने और बढ़े हुए बिलों पर सरकार जल्द ही योजना लाने जा रही है, जिनका पानी का बिल लंबे समय से बहुत ज़्यादा आ रहा था। इस योजना के तहत कॉलोनियों को कैटेगरी वाइज बांटा जाएगा और उनके पुराने बकाया बिलों में 100% तक की छूट दी जा सकती है। इस प्रस्ताव पर जब हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों की अलग अलग राय सामने आई। कई लोगों का कहना था कि लंबे समय से पेंडिंग बिल माफ़ होने से उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कुछ लोगों के बिल लाखों रुपए तक पहुंच चुके हैं, जिससे उन्हें अगला बिल भरना मुश्किल हो रहा है। अगर पिछला बकाया माफ़ हो जाए तो आगे का भुगतान आसान होगा। वहीं कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि ये छूट केवल ज़रूरतमंद और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को ही दी जानी चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने अपने घरों में छोटी दुकानें खोल रखी हैं, उनके बिल सेमी कमर्शियल श्रेणी में आने के कारण बहुत ज़्यादा आते हैं, जिससे भुगतान करना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों को भी छूट मिलनी चाहिए। आज भी जगह जगह पुरानी लाइनें ब्लॉक पड़ी हुई हैं, उनमें गंद आता है, कंटामिनेटेड वाटर होता है। और सबसे बड़ी दुखदाई बात यह है कि सरकारें बदल गई, समस्याएं जस की तस हैं। देखो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सक्षम हैं, जो परिवार मतलब ऐसा भी नहीं है कि जैसे मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के वो माफ़ कर रहे हो, तो अपर क्लास वाले लोगों को भी ना ज़्यादा मारना पड़े। पीछे भी बहुत सारे लोग चिल्लाते रहे कि हमारे मिडिल क्लास का बोझ है हमारे ऊपर डाल दिया। जब आपने पहले से फ्री किया हुआ है, उसके बाद में यदि फिर भी यदि कोई ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो फिर उसको तो पेमेंट करनी चाहिए ना। देखो क्यों माफ़ किया जाए, उन्होंने यूज़ किया है तभी तो वो देना है ना, तो उन्हें नहीं माफ़ करने चाहिए। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।